cold working. Okay. So this is the issue with the cold working. What is that? That you cannot deform as much as you want. अगर आपने कोई मटेरियल लिया है, let's suppose this is the object, okay, and ये let's suppose 20 mm है height. अब आपने इसको डिफॉर्म किया 19 mm, तो आपको फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ा? 100 न्यूटन. फिर आपने इसको 18 किया, दिस इज नाउ 18 mm. अब फोर्स कितना लग रहा है? 120 न्यूटन. अब आपने और डिफॉर्म किया 17, अब जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 150 न्यूटन. अब आप और डिफॉर्म करोगे 16, तो अब जो फोर्स है वो 200 न्यूटन. नेक्स्ट 15, अब आपको जो फोर्स लग रहा है वो 300 न्यूटन. तो जितना आप ज्यादा डिफॉर्मेशन करते जा रहे हो, आप देखो here 1 mm deformation took 100 newton, and at this point 1 mm deformation took 200 newton. Like it's like here you see from 19 to 18 it is coming, and increase in the force is 20 only. At this point the increase in the force is 100 newton, and it will go on increasing. अभी आपका नेक्स्ट जो डिफॉर्मेशन 14 पे होगा वो 500 न्यूटन पे होगा, 500 न्यूटन. नेक्स्ट टाइम 1000 न्यूटन. लाइक दैट इट विल गो ऑन, लाइक एक्सपोनेंशियली इट विल इंक्रीज द फोर्स रिक्वायर्ड. तो आपके पास तो लिमिट है, आप इतना ही फोर्स अप्लाई कर सकते हो, राइट. सो दैट्स व्हाई कोल्ड वर्किंग के कारण से क्या हो रहा है कि आप एज मच डिफॉर्मेशन यू वांट यू कैन नॉट डू. थोड़ा सा आप कर सकते हो, ठीक है, आप ज्यादा नहीं कर सकते. ओके, सो यहाँ पे आप कोल्ड वर्किंग के बारे में देखिए. तो क्योंकि ये स्ट्रेंथ हार्डनिंग हो रहा है, तो आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और हार्डनेस इज गोइंग टू इंक्रीज. सो बोथ आर गोइंग टू इंक्रीज इन केस ऑफ कोल्ड वर्किंग. बट इन केस ऑफ हॉट वर्किंग नाइदर स्ट्रेंथ विल इंक्रीज नॉट हार्डनेस विल इंक्रीज. कार्बोराइजेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. क्यों डिकार्बोराइजेशन का? बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर मिलेगा ही नहीं इसको. No oxide would form on the surface, so good surface finish. टेम्परेचर कम है तो ऑक्साइड फॉर्मेशन भी नहीं होने वाला है. डायमेंशनल एक्यूरेसी विल बी गुड. क्यों? क्योंकि आप कम टेम्परेचर पे उसको ये कर रहे हो, 400 डिग्री सेल्सियस पे उसको है ना आप ये कर रहे हो. तो ये कोल्ड वर्किंग हुआ, तो द टेम्परेचर गैप इज वेरी वेरी लेस, सो देयर विल बी बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी यू आर गोइंग टू अचीव इन केस ऑफ कोल्ड वर्किंग. इट इज फार इजियर टू हैंडल कोल्ड पार्ट्स. तो जो हॉट वर्किंग का डिमेरिट्स है वही इसका मेरिट्स हो गया, ठीक है. इट इज इकोनॉमिकल, क्योंकि आप हॉट वर्किंग को पहले तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको फर्नेस चाहिए, ठीक है. आफ्टर दैट हैंडलिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो हेवी चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए, राइट. तो दीज आर द थिंग्स which makes hot working little bit costlier. Okay, but cold working is like this, it is sometimes economical. Okay, next there are some demerits because of the strain hardening. The amount of deformation is limited. Okay, आपके पास प्रेस है जो सिर्फ 500 न्यूटन का ही फोर्स लगा सकता है. अब आप देखो क्या आप 14 से नीचे जा सकते हो? यहाँ पे नहीं जा सकते. जो डायमेंशन 14 है 13 पे नहीं जा सकते, क्योंकि वो 1000 न्यूटन उसको फोर्स चाहिए, तो इट इज इम्पॉसिबल नाउ. क्लियर? तो ये चीज प्रॉब्लम है इसमें कोल्ड वर्क. अगर आपको चाहिए, लेट सपोज आपको एक ऑब्जेक्ट है, यही है 20 है, आपको 20 से 13 mm तक जाना है, आप क्या करोगे? ठीक है, 20 का जो हाइट है उसको रिड्यूस करके 13 तक जाना है, तो आप कैसे करोगे? तो तरीका क्या है? सबसे पहले क्योंकि 20 से 13 मतलब 7 mm का डिफॉर्मेशन चाहिए, and it is too much. Actually it is a large deformation, isn't it? 7 mm is large deformation. तो हम क्या करेंगे? पहले हॉट वर्किंग कर लेंगे.
राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हॉट वर्किंग करेंगे, हॉट वर्किंग में कम फोर्स में हमारा हो जाएगा। तो हॉट वर्किंग कब तक करेंगे, हॉट वर्किंग आइदर आप 15 mm तक करिए या 14 mm तक करिए, ठीक है। तो फर्स्ट रिड्यूस 5 mm बाय हॉट वर्किंग, 5 mm आप हॉट वर्किंग से कर लिए। अब आप इसको ठंडा होने दीजिए, ठंडा होने के बाद क्या करना है, सी हॉट वर्किंग से क्या हो रहा है, आपको सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आने वाला है, डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छा नहीं होने वाला, स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी कम होगा। अब आपको इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, बाकी का 2 mm जो डिफॉर्मेशन चाहिए वो क्या कर देंगे, हम कोल्ड वर्किंग कर देंगे। तो सेम हैमर से हमने क्या अचीव कर लिया, 30 mm अचीव कर लिया या नहीं कर, आपका सब कुछ हो गया। पहले आपने हॉट वर्किंग करके उसको रिड्यूस कर दिया, आफ्टर दैट यू हैव डन कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग करने से क्या हो गया, उसका स्ट्रेंथ हार्डनेस भी अच्छा हो गया, उसका सरफेस फिनिश अच्छा हो गया, उसके डायमेंशनल एक्यूरेसी गुड हो गया। जो भी डीकार्बोनाइजेशन या फिर लाइक ये ऑक्साइड फॉर्मेशन था वो सब आप हटा सकते हो कोल्ड वर्किंग के समय, है ना, उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको दोनों का फायदा मिल गया, हॉट वर्किंग से ज्यादा डिफॉर्मेशन चाहिए था वो मिल गया, और आफ्टर दैट आपको अच्छे सरफेस फिनिश चाहिए तो वो मिल गया, हार्डनेस चाहिए था, स्ट्रेंथ चाहिए तो वो भी मिल गया, राइट। तो ऐसे ही काम चलता है, फोर्जिंग जो होता है वो ऐसा ही होता है, पहले आप हॉट वर्किंग करते हो, उसके बाद रेस्ट पार्ट को कोल्ड वर्किंग कर देते हो, और कोल्ड वर्किंग बहुत थोड़ा सा करते हैं, ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं करते कोल्ड वर्किंग। Since the material gets strain hardened, maximum amount of deformation is limited। तो यही चीज है। हाँ यहाँ पे देखो, एनी फर्दर डिफॉर्मेशन कैन बी गिवन आफ्टर एनीलिंग। ये एनीलिंग मैंने बताया था, स्लो कूलिंग मतलब हीट करके उसको धीरे धीरे कूल करना, इसको कहते हैं एनीलिंग। ठीक है, आपने 14 mm तक, एक तरीका ये भी है, देखो आपने 20 से 14 कोल्ड वर्किंग किया है, ठीक है, अब इसके बाद पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज आपके प्रेस का लिमिटेशन है, there is a limitation of your press that is 500 Newton। Now you cannot you know go from 13 to 14 to 30। तो आपको क्या करना है, इसको हीट करना है, हीट करना है कहाँ तक, अप टू एवर रिक्रिस्टलाइजेशन। डोंट गो मच एवर बिकॉज ग्रेन ग्रो कर जाएगा, ग्रेन ग्रो कर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ ही घट जाएगा, ठीक है। तो हमें ग्रेन ग्रो नहीं कराना है, हमें सिर्फ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक जाना है, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक जाने से क्या हो गया, जो भी उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग था, वॉट एवर वॉज द रेसिडुअल स्ट्रेस दैट इज रिमूव्ड बिकॉज ऑफ गोइंग टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब आप उसको धीरे धीरे ठंडा कर दो, जैसे ही आपने ठंडा किया तो 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए आप। नाउ अब आप जब कोल्ड वर्किंग करोगे ना, तो जो फोर्स रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी अराउंड मे बी 120 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ से आपको मात्र 120 न्यूटन में ही 14 to 13 आ गया, क्यों, क्योंकि पहले से कोई रेसिडुअल स्ट्रेस है नहीं उसमें, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। तो बार बार अगर देखिए आपको बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन करना है, आप नहीं चाहते हो ना कि कोल्ड वर्किंग करना, सॉरी हॉट वर्किंग करना पड़े, बिकॉज आपको पता है हॉट वर्किंग करने का मतलब है बहुत ज्यादा सॉरी, यस यस, हाँ बोलो, हु इज दैट, हाँ प्रसून बोलो। ओके ओके, मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है। अगर आप अभी नहीं सुन पा रहे हो, देर इज नो इशू, I am recording this session, so after that I'll put it into the YouTube and I'll send you the link. Okay, okay, okay. So what I was telling that hot working you don't want to do from 20 to 15. Why? Because you know that strength and hardness will be less. तो आप चाहते हो कि हम कोल्ड वर्किंग के थ्रू ही हम यहाँ तक आए, ओके, देर इज नो इशू इन इट। आप जितना कोल्ड वर्किंग कर सकते हो विद द अवेलेबल हैमर और विद द अवेलेबल प्रेशेस, डू इट। once you saw that it is now not possible to do cold working, then what you do,
You increase the temperature up to recrystallization, let the new crystals form, okay, and then again you let it get cooled till 25 degrees Celsius, that is still room temperature, and again you do cold working, okay. And in that case what will happen, because there is no strain hardening, there is no residual stresses, so the force requirement for decreasing 1 mm height will be very very less, that is 120. So this is how, this is known as, you know, any further deformation can be given after annealing. तो आपको एनेलिंग करना होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करके फिर उसको स्लोली कूलिंग करना होगा, और आफ्टर दैट यू हैव टू डू द कोल्ड वर्क। तो उससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, डायमेंशनल इनएक्यूरेसी नहीं होंगे, सरफेस फिनिश हमेशा अच्छा रहने वाला है। दिस इज ऑल, दीज आर ऑल द बेनिफिट्स। तो any brittle material cannot be cold worked। क्यों brittle material cannot? because इसकी डक्टिलिटी बहुत कम होती है। तो जैसे ही आप अगर ज़्यादा फोर्स लगाने वाले हो तो क्या होगा, there is a chance that the metal will break, okay, it will fail। so this is all about cold working, hot working। अब I think बहुत कुछ आइडिया हो गया होगा, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा और पढ़ोगे इसके बारे में तो ज़्यादा समझ में आएगा। Okay, let's start something about steels which are available in industry। इंडस्ट्री में किस फॉर्म में स्टील्स होते हैं? तो जब भी जो आपको पता है आयरन जो है वो कहाँ से आता है, आयरन का ओर होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, ओर से हम लोग क्या निकालते हैं, मेटल, okay, that is iron, okay, in the blast furnace you might have studied in your 10th or 11th classes। so ore to metal we get। अब ये मेटल को किस फॉर्म में रखते हैं, दे आर मोल्टेन मेटल। अब ये मोल्टेन मेटल को एक शेप में डाल दिया जाता है, वो शेप का नाम क्या है, इनगॉट, ठीक है। तो फर्नेस से जो मेटल आता है उसको कहते हैं इनगॉट। इसका साइज जो है वो होता है 600 mm by 600 mm, something like that, okay, and length will be something high, आप कोई भी लेंथ रख सकते हो, ठीक है, 600 अराउंड दैट। अब इसको आप टू फॉर्म में रख सकते हो, बना सकते हो। अब इसको क्या करते हैं, प्रेस कराते हैं, फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ से, ओके, वी प्रेस इट एंड फॉर्म स्लैब्स एंड ब्लूम्स। या तो आप ब्लूम बनाओ या स्लैब बनाओ, ओके। स्लैब किस लिए बनाते हैं, तो उसको फर्दर रिडक्शन के लिए सीट्स फॉर्म में अगर करना है तो स्लैब फॉर्म में हम बनाएंगे। अगर आपको ब्लूम, ये इस तरह का आपको बार्स चाहिए, है ना, राउंड बार्स या फिर यू नो स्क्वायर बार, एनी काइंड ऑफ बार अगर आपको चाहिए इस तरह का, तो हम क्या करते हैं, ब्लूम फॉर्मेशन में। इसमें थिकनेस ज़्यादा होता है, इसमें थिकनेस कम हो गया, ओके। तो इनगॉट से हम स्लैब में आते हैं, फिर स्लैब को फर्दर रिडक्शन आप फोर्स लगा करके सीट्स या प्लेट्स बनाते हो। ब्लूम्स को फर्दर रिडक्शन करते हैं तो बिलेट्स में कन्वर्ट होता है, और बिलेट्स से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ बार्स बना सकते हो। तो सीट एंड बार, जनरली मेटल्स जो है आप देखोगे तो कंपनीज दे प्रिपेयर आइदर बार्स लाइक TMT बार्स जैसा हम लोग देखते हैं, और दे प्रिपेयर सीट्स। तो यही दोनों जनरली प्रोडक्ट होता है, ओके। सो दे आर डन इन दिस वे। तो याद रखना है, इनगॉट दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द molten metal। from here we get blooms, from blooms we get billets, from billets we get final products like bars and all। another section is this one, from ingot we get slabs, from slabs we get sheets and plates। here is the dimensions given, everything here। blooms are generally a square cross section, blooms will have generally a square cross section, will have a 150 by 150 to 400 to 400, okay। slabs will have rectangular cross section। now what is the difference between plates and sheets?
What is the difference between plates and sheets? Plate will have thickness more than 5 mm. Sheets will have thickness less than 5 mm. But sheets will have width greater than 600 mm. अगर आपका 600 mm से कम है width तो उसको स्ट्रिप बोला जाएगा, सीट नहीं बोला जाएगा। स्ट्रिप और सीट में अंतर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 5 mm थिकनेस से ज्यादा होगा तो उसको प्लेट बोला जाएगा, 5 mm थिकनेस से कम होगा उसको सीट बोला जाएगा, है ना। और स्ट्रिप्स जिसका लेंथ सॉरी विड्थ जो है वो 600 mm से कम होगा। Now let us start our new topic, that is rolling operation। तो मैंने बताया था कि फॉर्मिंग 4 तरह के होते हैं। Forming processes are 4 types or 4 types. Last class already we have told about that. One is rolling operation, one is forging, one is drawing जिसमें वायर ड्राइंग और ट्यूब ड्राइंग आता है, और लास्ट वन इज एक्सट्रूजन। ये बल्क फॉर्मिंग में ही आता है ये सारा, इसको बल्क फॉर्मिंग बोलते हैं। बल्क फॉर्मिंग, सीट फॉर्मिंग अलग होता है। सीट फॉर्मिंग के बारे में मैंने सारा डिस्कस किया था, तो ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो हम लोग पहले रोलिंग से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने एक फर्स्ट क्लास में ही रोलिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था कि 2 रोलर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखो, just make it one central line. This is a central line and we have 2 rollers. One is this roller, another one is this one. We are using 2 rollers and there is a material which is going to be this, can be a seat. This is deformed and after deformation this will come out like this. I am giving front view, I am not giving the complete view because as you know the rollers will have this kind of shape. ये roller कैसा दिखता है हमने बताया था ऑलरेडी। अब देखो ये है rollers and seats, ठीक है। roller will have this kind of shape। हम लोग किधर से देख रहे हैं, we are seeing it from this direction, right? So from this side if you see then it will look only, we can see the cross section, that is circle, okay। So 2 circles will be seen in case of problem. So same thing is here also, okay। Now how the rollers are moving, so obviously the rollers will be moving in this direction, that is this is the motion of the roller, this one and this one. Let's suppose they are rotating at a velocity v. The velocity is v. Now this is the point at which the final deformation is completed। मतलब ये minimum height है, ठीक है। This is the maximum, this is how much, h naught। इसको आप डिनोट करोगे h नॉट से, और ये फाइनल डायमेंशन कहाँ से, यहाँ से ही आपको मिल जा रहा है फाइनल डायमेंशन, दिस इज h1। तो इसको आप यहाँ पे लिख लो। रोलिंग जो होता है, रोलिंग इज बेसिकली ए कोल्ड फॉर्मिंग, ठीक है। ये जनरली कोल्ड फॉर्मिंग ही होता है, ओके। नेक्स्ट वन सेकेंड, लिटिल बिट थोड़ा सा इसको छोटा करो।
This is H naught. Now just join this last two. Okay, so this is the final dimension. Achha, what is this length? This is R, where R is length of radius of roller. R is the radius of roller. So obviously this one will be R, this one will be also R. Okay, now you look at this. This is rotating at V. Now this seat will go from this direction to this direction with a speed, let's suppose it is V1 or V0, and it is coming out with a velocity V1. अब मैंने ये V0 और V1 क्यों दिखाया? अगर रोलर V से रोटेट कर रहा है तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस स्पीड विल बी डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट? अब आप सोचो, अगर ये V स्पीड से रोटेट कर रहा है तो ये मेटल भी तो V स्पीड से ही इधर मूव करना चाहिए, तो फिर ये कैसे हो रहा है? व्हाई इट इज डिफरेंट स्पीड, हैविंग different speeds? So actually what happens, look at this. See, first of all, this metal, actually what is doing this roller, what it is doing, when it is rotating, it is trying to pull this material inside, in between the rollers. ये रोलर क्या कर रहा है? इसको पुल करने का कोशिश कर रहा है ना? ये पूरे मटेरियल को क्या कर रहा है? इस तरफ ये पुल कर रहा है। तो पुल कब करता है? जैसे आप सोचो कोई एक व्हीकल है जो आगे मूव कर रहा है और वो दूसरे व्हीकल को पुल कर रहा है। पुल कब करेगा कोई भी व्हीकल को? जब पीछे वाले का स्पीड कम होगा और आगे वाले का ज्यादा होगा। सो दैट मीन्स दैट V0 इज लेस देन V, तो ये कम स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि आफ्टर दिस वन, दिस इज मूविंग फर्दर, अब इसका हाइट घट गया, ठीक है, तो क्या होगा? लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ये अब थोड़ा फास्टली आगे की तरफ मूव कर रहा है। सो दैट मीन्स V1 विल बी ग्रेटर देन V। तो V0 और V1 मतलब V, that is velocity of roller, will be in between V0 and V1 because this will be slowly moving, so that's why this is getting pulled inside the roller, ठीक है। and this is like after press is happening, तो क्या हो रहा है? वो little bit it will be now faster। अब आप देखो इस पॉइंट पे at this section, what is the velocity? V0. What is the velocity at this section? Is V1. Okay, in between these two, ये V0 है जो कि क्या है? V से कम है, और V1 क्या है? V1 V से ज्यादा है। तो in between कहीं पर तो होगा जहां पे ये स्ट्रिप का वेलोसिटी और रोलर का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। So let's suppose this is that point जहां पे स्ट्रिप का वेलोसिटी कितना है? V है। तो just this you can say this line or this point is known as neutral point। न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पे स्ट्रिप का वेलोसिटी रोलर के वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। पहले कम था, धीरे धीरे वो इंक्रीज होना चालू हो रहा है, and as soon as it is exiting it is having V1 velocity। तो बीच में कहीं तो होगा जहां पे वेलोसिटी रोलर वेलोसिटी के इक्वल होगा, दैट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। तो पहले हम लोग इतना जान ले, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला H0 is initial thickness, just write down this one, initial thickness of material before rolling। H1, what is H1?
the final thickness before rolling. HN is n इसको हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे थिकनेस h1, दिस इज दिस इज h0, दिस इज h1 and this is hn. hn means thickness at neutral point, thickness at neutral plane. पॉइंट नहीं, न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। प्लेन क्यों बोलेंगे? बिकॉज हम लोगों को पता है कि सीट कैसा है, कुछ इस तरह से। तो अगर आप एक प्लेन आप ड्रॉ करो तो दिस इज ए प्लेन बेसिकली एक्चुअली। तो ये आपने लाइन ड्रॉ किया, वो एक प्लेन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। न्यूट्रल प्लेन का बहुत सिग्निफिकेंस है, वी विल टॉक, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि न्यूट्रल प्लेन होता क्या है। सो HN इज थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल एट न्यूट्रल प्लेन। फिर V0, व्हाट इज V0? इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल बिफोर रोलिंग, and V1 is final velocity of material after rolling, and V is equal to roller's velocity or velocity of roller. V is equal to velocity of roller. Okay. Now, अच्छा, ये दोनों भी क्या सेम रहेगा या डिफरेंट भी हो सकता है? दिस भी एंड दिस भी, विल इट बी सेम और इट मे बी डिफरेंट ऑल्सो? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ डिफिनीशन क्या है? रोलिंग इज ए प्रोसेस इन विच मटेरियल इज कंप्रेस्ड इन बिटवीन टू रोटेटिंग रोलर्स सच दैट द थिकनेस ऑफ मटेरियल इज रिड्यूसिंग फ्रॉम H0 to H1. ओके, सो लुक एट दिस। इसी डायग्राम में मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये भी सेम होगा या डिफरेंट हो सकता है, या फिर साइज ऑफ द रोलर, मैंने बोला R इज द रेडियस ऑफ रोलर, तो क्या ये रेडियस ऑफ रोलर सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो क्या कोई गेस कर सकता है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि रेडियस ऑफ रोलर विल बी डिफरेंट? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट V विल बी डिफरेंट? Anyone? Can you guess? Okay, so see here, let's suppose आप एग्जाम्पल लो कि वेलोसिटी डिफरेंट है ना, ये किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मे बी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड ये रोटेट कर रहा है। अब क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट होने वाला है? यू थिंक अबाउट दिस। अगर ये 20 के स्पीड से रोटेट कर रहा है या 25 के स्पीड से रोटेट करेगा तो क्या होगा? क्या ये तेजी से रोटेट कर रहा है, वेरी फास्ट, तो इसका मतलब इधर का वेलोसिटी ज्यादा और इधर का वेलोसिटी थोड़ा सा कम। तो ये ज्यादा हो रहा है और ये कम है, तो सीट कैसा हो जाएगा? बेंड हो जाएगा ऐसा, राइट? So this is going to bend, that is not desired. आप क्या करते हो जब बाइक या फिर कोई भी कार जो है वो कैसे टर्न लेता है, आपको पता है ना? टर्निंग के लिए क्या होता है, इस तरफ का जो, अगर आप ऐसे टर्न लेने वाले हो लेफ्ट साइड, तो जो अंदर का व्हील्स है वो क्या होगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा और बाहर का व्हील ज्यादा तेज मूव करेगा। तो वही चीज हो रहा है, बिकॉज दिस इज मूविंग एट लार्जर वेलोसिटी एंड दिस इज एट स्लोअर, सो दिस इज गोइंग टू टर्न इन दिस डायरेक्शन एंड ड्यू टू दैट द होल सीट विल बेंड। जो भी आप मटेरियल वो स्ट्रेट नहीं रह करके बेंड हो जाएगा। इसलिए रोलर का वेलोसिटी हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है? तो रोलर का वेलोसिटी हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ टॉप रोलर is equal to velocity of bottom roller. Okay,
और the surface velocity of both the roller must be same to avoid bending of the strips. तो स्ट्रिप्स का बेंडिंग को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, सरफेस वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तो v टॉप शुड बी इक्वल टू v बॉटम। ओके, अब ये वेलोसिटी के आप बताओ क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? लेट्स सपोज दिस इज v, वेलोसिटी इज एक्चुअली एट द टेंजेंट, ये v है, अगर ये रोटेट कर रहा है कुछ आरपीएम है इसका n है ना, n रोटेशन पर मिनट से रोटेट कर रहा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर इसका डायमीटर d है तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट? यस राइट, पाई dn डिवाइडेड बाय ओके d, हाँ 1000। अब ये वेलोसिटी किस में होगा, मीटर पर सेकंड या मीटर पर मिनट? हाँ करेक्ट। आप देखो, जिसको नहीं समझ में आया ये पाई dn बाई 1000 कैसे होता है मैं बताता हूँ। दिस वेलोसिटी मतलब यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, अब ये एक बड़ा सा सर्कल है, इस पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ क्या होगी, तो वो कैसे निकालते हैं? तो एक्चुअली मान लो कि इस पे एक रोप लगाया हुआ है, ठीक है, कोई रस्सी है जिसको लगाया गया है, अगर आप ये रस्सी को इस तरफ पुल करोगे तो क्या होगा, ये रोल करेगा, अभी यहाँ पे है, ये रोल करके फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर कुछ देर बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये रोटेट करके यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर ये रोटेट करके ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये फिर यहाँ पे आएगा। Yes, that is what I am explaining, that what will happen after one revolution, then it is doing one actually ये कंप्लीट जब यहाँ तक आ गया तब वो एक रोटेशन ले रहा है, और उस बीच में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, दिस इज द डिस्टेंस विच ही हैज ट्रेवल्ड बाय वन रोटेशन, ये पॉइंट एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज द डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज दैट डिस्टेंस, ये यहाँ से जो रोटेट किया तो how much is that distance, this is actually the circumference of this circle, that is 2 pi r, we know this is the distance, और ये एक रोटेशन में कवर किया पर रोटेशन, this is its speed, v is equal to 2 pi r पर रोटेशन। अब इसी को आप लिख सकते हो ना पाई d पर रोटेशन, 2r is equal to d, सो पाई डी पर रोटेशन। अच्छा, अब हमको चाहिए मिनट में, सो v इज इक्वल टू दिस मच, ये आप मान लो अगर r दिया हुआ है mm में, रेडियस क्या दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो आप इसको लिख सकते हो ना, ये मिलीमीटर पर रोटेशन ऐसा आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए मिलीमीटर पर मिनट, तो क्या करना है, तो ये एक रोटेशन में इतना जा रहा है और एक मिनट में वो कितना रोटेशन लगा रहा है, ये जो रोलर है एक मिनट में वो n रोटेशन, n क्या बताया था, आरपीएम, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, सो n रोटेशन इन 1 मिनट, दैट मीन्स पाई dn mm इन 1 मिनट, राइट, तो हमने ऐसा निकाल लिया। अब आपको चाहिए कि नहीं मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो v इज इक्वल टू पाई डी एन, ये मिलीमीटर है, d क्या है मिलीमीटर में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, n क्या है सॉरी ये पर मिनट है, पर मिनट, एक मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, एक्चुअली मिनट को 60 से गुना करोगे तो, बट मिनट इज एट द बॉटम, नो इट इज इन डिनोमिनेटर, सो 60 से मल्टीप्लाई करो, so you have got this much meter per second, so pi dn by 60,000 meter per second, this is the velocity, यही velocity है, तो यहाँ पे आप just लिख दो pi dn and here also pi dn,
where D is what? अच्छा, n RPM. So dt nt and dB nb. T को top, B bottom, right? Okay. Now point is, अच्छा अब रोलर का डायमीटर सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे भी एक इशू है। अगर आपने डिफरेंट रखा तो क्या प्रॉब्लम होगा, देखो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या चाहिए, इसको पुल करने के लिए मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, रोलिंग का क्लास में, कि जब आप इसको पुल करते हो तो एक फ्रिक्शन चाहिए होता है, तभी तो ये पुल होगा अंदर में। तो फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। और अगर रेडियस कम या ज्यादा हुआ, मान लिया कि ये वाला रोलर जो है ना छोटा है, तो मतलब सरफेस जो कांटेक्ट में है वो कितना होगा, वो छोटा होगा। अगर छोटा होगा मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी छोटा होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स छोटा होगा तो क्या होगा, इधर का जो है वो स्लिप करने वाला है ना, पुल करने का कोशिश कर रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन इज लेस, सो देयर विल बी स्लिपिंग। इधर तो पुल हो जाएगा लेकिन ये स्लिप करने वाला है, तो स्लिप करेगा तो क्या होगा, फिर से वही कंडीशन होगा, आपका सीट क्या होगा, दैट विल बेंड। तो वी डोंट वांट दैट, मतलब वी वांट दैट फ्रिक्शन ऑन द बोथ रोलर शुड बी सेम। अगर फ्रिक्शन चाहिए तो कांटेक्ट एरिया भी सेम होना चाहिए, मतलब यहां से यहां तक A to B, दिस कांटेक्ट एरिया शुड बी सेम। अब ये कांटेक्ट एरिया सेम कैसे होगा, तो ये तभी हो सकता है जब R दोनों का सेम हो। तो वही चीज यहाँ पे है कि dt इज इक्वल टू dV फॉर सेम कांटेक्ट एरिया। जब आपको ये मिल गया तो nt इज इक्वल टू nm nb, मतलब दोनों रोलर का रोटेशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर nt nb सेम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आप एक ही मोटर से इन दोनों रोलर को आप रोटेट कर सकते हो। एक ही मोटर लगा करके, बेल्ट ड्राइव का यूज करके आप दोनों रोलर को सेम आरपीएम से रोटेट कर सकते हो, दो मोटर्स लगाने का जरूरत नहीं है। तो दो रोलर्स, दो मोटर्स नहीं चाहिए, एक मोटर काफी है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है रोलिंग ऑपरेशन में। आपको ना तो कोई गियर अरेंजमेंट चाहिए, गियर अरेंजमेंट का कब जरूरत होता है, जब आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स चाहिए, ठीक है। बट यहाँ तो आपको स्पीड सेम चाहिए, रोटेशन सेम चाहिए, सो आरपीएम सेम चाहिए, सो there is no need of any kind of gear arrangement, and no need of any separate motors, और उसको बोलते हैं प्राइम, प्राइमर, और यू कैन से प्राइम मूवर। प्राइम मूवर किसको बोलते हैं, जो किसी चीज को मूव कराने वाला है, तो दैट इज एक्चुअली जनरली मोटर। तो एक ही मोटर से आपका काम चलने वाला है। मैंने ये भी बताया था कि रोलिंग ऑपरेशन में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप ही बनेगा, ये वाला शेप, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप सर्कल, ये इस तरह का शेप भी बना सकते हो, ठीक है, कोई भी शेप आप इसमें बना सकते हो। यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि एडिशनल गियर बॉक्स फॉर चेंजिंग द स्पीड विद द रोलर्स इज नॉट नीडेड, ये मैंने अभी बता दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, every material which is undergoing forming process is considered incompressible। मैंने क्या बताया था, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वॉल्यूम, देयर विल नॉट बी एनी वॉल्यूम चेंज, इनकम्प्रेसिबल। ऑल्दो आप उसको प्रेस कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, अगर आप ये देखो, ये रेक्टेंगुलर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ विड्थ इनटू थिकनेस। सो दैट इज लेंथ बिफोर, विड्थ बिफोर एंड थिकनेस बिफोर। L naught, W naught, T naught is equal to L1, W1 and T1. Okay. Now L1, what is L1?
आप इसको L1 पर सेकेंड और L0 पर सेकेंड एंड L1 पर सेकेंड लिख सकते हैं क्या? अब ये L0 क्या है, V0 हो सकता है क्या? दैट इज V1 W1 P1। ऐसा देखा गया है कि width of the strip is assumed to remain constant, मतलब width चेंज ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, width के साइड में चेंजेस ज्यादा नहीं होते। so W and this both are same, W0 is equal to W1। और आपको आइडिया क्या है, आपको पता है कि V0 is less than V and is less than V1, तो T0 will be greater than T1। oh sorry I done mistake, look at this, this is T0 isn't it, and this is to be reduced to this much thickness, right? so this is T1, so T0 is greater than T1, तो यहाँ से आपको पता है T0 is greater than T1 which implies V0 is less than V1। समझ में आ रहा है? यही जो चीज मैंने यहाँ पे बताया था एक्चुअली कि V0 क्यों लेस होता है और V1 क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज width is assumed constant, ठीक है। अब आपका थिकनेस रिड्यूस हो रहा है, जब थिकनेस रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले जो V0 था वो कम होगा और V1 ज्यादा होगा। ओके, तो यहां से ये कंक्लूजन आपको मिलता है। So it is written velocity of a strip continuously increases along the length direction. In rolling operation, the strip is always pulled into the rollers. इसलिए पुलिंग होता है, ठीक है। वेलोसिटी तो पहले कम था तो उसको आप पुल कर करके यूज करते हो, बिकॉज ऑफ द presence of friction between the rollers and the strips. Because the rollers are pulling the strips, at the entry the velocity of the strip is always less than surface velocity of the rollers. ठीक है, पुल करने के लिए मैंने बोला ना वेलोसिटी पहले तो कम होना चाहिए तभी तो कोई उसको पुल करेगा। Along the deformation zone, अब ये डिफॉर्मेशन जोन क्या है, तो डिफॉर्मेशन जोन जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना यहां से यहां तक, this one, this is the deformation zone. So along the deformation zone the velocity of the strip is continuously increasing but the surface velocity of roller is same. Therefore whenever the stresses induced in the material becomes just equal to the flow stress of the material, the velocity of strip becomes equal to the surface velocity। मतलब न्यूट्रल प्लेन, ये न्यूट्रल प्लेन की बात बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रिप बिकम्स इक्वल टू सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम हो गया। तो अब ये फ्लो स्ट्रेस क्या किस चीज के बारे में बोल रहा है, बोल रहा है कि मटेरियल इज बिकमिंग जस्ट इक्वल टू फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। तो देखो आपको यहाँ पे प्रेशर लगाना होगा ना तभी तो ये इसका थिकनेस रिड्यूस होगा। फॉर्मिंग में क्या होता है, विदाउट प्रेशर हाउ द थिकनेस विल रिड्यूस, सो ऑब्वियसली देयर इज ए प्रेशर अप्लाइड, स्ट्रेस अप्लाइड on the surface, that's why the thickness of the metal is reducing. So he is telling that यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड होगा, ठीक है, एट दिस पॉइंट, और जैसे जैसे ये इधर की तरफ आएगा क्या होगा, स्ट्रेस कमता जाएगा और एट दिस पॉइंट दैट इज न्यूट्रल पॉइंट द स्ट्रेस अप्लाइड इज इक्वल टू द फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल होता क्या है, मतलब स्ट्रेंथ आप समझ लो, ठीक है, ये इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल मतलब मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए ना एक मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ अप्लाई करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा अप्लाई किए, जैसे कोई एक मेटल है, दिस इज द मेटल, और आप हल्का सा जस्ट प्रेस किए तो ये डिफॉर्म हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाना पड़ेगा तभी जा करके ये डिफॉर्म होगा, राइट। सो दैट मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म दिस मेटल इज नोन एज फ्लो स्ट्रेस। तो बोल रहा है कि जो स्ट्रेस, लेकिन आपको डिफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली फ्लो स्ट्रेस से आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है या फिर स्ट्रेस जो लग रहा है दैट इज ग्रेटर देन द फ्लो स्ट्रेस,
and as you go along the deformation zone, the flow stress starts reducing, and the stress induced or stress applied is reducing, and at neutral plane the pressure applied is equal to the strength of the material or flow stress of the material. ठीक है, लेकिन अब फ्लो स्ट्रेस तक आ गया, अब आगे जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो फ्लो स्ट्रेस से कम जाएगा, तो फ्लो स्ट्रेस से कमने के बाद क्या होने वाला, देयर इज नो डिफॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन, right? Flow stress is the minimum stress, so below this there is no deformation is going to happen. In a second, I think connection is there. Okay. Earlier it was showing, no? Okay, okay. वो थोड़ा इशू है, वो इंटरनेट का इशू होगा, तो या तो तुम्हारे साइड में होगा या फिर मेरे साइड में होगा, कुछ भी हो सकता है. That's why I am recording whole session, so I will send you the recording. Okay. So just go through once. Beyond the neutral, okay. So this is all done. Alpha is known as deformation angle, bite angle or angle of bite. ठीक है, ये क्या कौन सा एंगल है, deformation angle. This is, look at this, so this is alpha angle, this angle is alpha. Okay, so this is known as angle of bite, bite angle, angle of deformation. In a given rolling, the maximum alpha is less than or equal to angle of friction. आपको पता है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू tan बीटा, where बीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. No, beta you just take as angle of friction, right? And alpha is the bite angle. So it is told that rolling operation में alpha should be less than or equal to beta. अगर अल्फा जैसे ही बीटा से ज्यादा हो गया ना, तो क्या स्लिप होना चालू हो जाएगा, मतलब वो रोलर के अंदर आएगा ही नहीं मेटल आपका, और स्लिपिंग होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड, तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए अल्फा इज ऑलवेज लेस देन or equal to beta. Okay, so now this one I have already given you in the first class, that maximum deformation के बारे में हम लोगों ने बात की थी. डेल्टा एच मैक्स बराबर म्यू स्क्वायर आर. ये फॉर्मूला कहाँ से आया था वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. तो ये हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में. ठीक, ये आपका टेस्ट में भी आया था इस तरह का क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अबाउट रोलिंग ऑपरेशन, इसमें कितना फोर्स लगता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कितना लगता है और उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा. और उसके बाद हम लोग एक्चुअली प्रेशर एंड पावर कैलकुलेशन, इसके बाद हम लोग एक फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत ओवर. तो रोलिंग, हाँ यस, एक्चुअली फॉर्मिंग बहुत बड़ा चैप्टर है और इतना ज़्यादा कास्टिंग फॉर्मिंग बोथ आर टू मच. तो
तो मैं ऐसा करता हूँ, आज के बाद आई थिंक आज हो गया कितना, आज हो गया 6th ना, और कब से एग्जाम है? हाँ, 12th of March आई थिंक। ओके ओके, 17। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय मैं, हाँ हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। मैक्सिमम आवर क्लासेस विल बी ऑन 9th March, जो है हमारा लास्ट क्लास हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली, वी डोंट नो। अगर कॉलेज बोलता है और भी क्लासेस करनी तो ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि बाकी के क्लासेस में रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। मतलब एवरी डे 6 से लाइक 7 तारीख, मतलब कल भी मैं एक रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, तो जिसमें रोलिंग में खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग फोर्जिंग स्टार्ट करेंगे, तो 8th को फोर्जिंग हो जाएगा। 9th को हम लोग ड्राइंग ऑपरेशन ट्राई करेंगे कवर कर ले। मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और 10th, बाय 10th वी विल बी एबल टू नो। अच्छा, सीट मेटल फॉर्मिंग ही बचा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा है। ओके, तो सीट मेटल फॉर्मिंग का भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूँ। जो आपको मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाने वाला। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग, आप क्योंकि देखिए आपका जो सिलेबस है तो बहुत ज़्यादा बड़ा है सिलेबस है, और इस बार हम लोग को टाइम भी नहीं कम मिला है, और जो आपको लोग का लेटरल है तो टाइम थोड़ा सा कम मिला है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। और इसके बाद आपको 7th सेमेस्टर तक, 8th सेमेस्टर तक वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको ये मेटल फॉर्मिंग बताया जाएगा। तो आई वांट कि मैं कवर तो कर दूंगा, ठीक है। हाफ एन आवर का क्लासेस का रिकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। हाफ एन आवर, मे बी 45 मिनट्स मैक्सिमम। मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे क्लासेस रखने की, सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड, एंड लेट अस सी हाउ मच वी कैन गो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।